हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के इंटरव्यू में मेरे साथ हैं ग्वालियर से अनमोल मोर, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी क्लास 12th के साथ नीट 2023 एग्जाम में 661 स्कोर किया है। और सबसे बड़ी बात ये है, इन्होंने ये स्कोर ऑनलाइन स्टडी से किया है। इन्होंने किसी ऑफलाइन कोचिंग में या किसी बड़ी कोचिंग में अलग से एडमिशन नहीं लिया। तो अनमोल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है जो प्रेजेंट टाइम पे घर पे ऑनलाइन स्टडी करते हुए नीट 2024 या नीट 2025 में टॉप रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। तो आज के इंटरव्यू में हम अनमोल की जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि जब ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और अनमोल ने उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया, इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी, इनका जो टेस्ट का स्कोर है वो कितना रहता था, टेस्ट में कभी कम मार्क्स आते थे, तो एक उसको कैसे हैंडल करते थे, और भी बहुत सारी बातें तो अनमोल से हम जानेंगे। तो सबसे पहले अनमोल भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है बीवाइज़ क्लासेस के इस इंटरव्यू में और मैं आपको पूरी बीवाइज़ फैमिली की तरफ से बधाई भी देता हूँ कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर किया है और अपने टीचर्स और अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन किया है। थैंक यू सर। तो अनमोल, कैसा लग रहा है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालीफाई कर लिया? अभी कैसा फ़ील आ रहा है? सर काफ़ी रिलैक्स्ड है, मतलब एक टेंशन पूरी दिमाग से हट चुकी है। अब बस वेट है काउंसलिंग आ जाए और रिज़ल्ट उसका आके हम अपने कॉलेज जा सकते हैं। और अपने सपनों को जीस के। यस सर, फाइनली अब 2 साल से इसका देख रहे थे। वेरी गुड। अनमोल, ये बताओ, क्या आपको प्रिपरेशन करते टाइम लगता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालीफाई कर लोगे और क्वालीफाई नहीं कि इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे? सर ऐसा कभी लगा तो नहीं, बस इतना पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अ स्कोर का हमेशा एक रहता था कि कितना आएगा, रैंक कितनी जा पाएगी, कॉलेज अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट बात वही थी कि आपको काम करते जाना है। आप ये सोचोगे तो इससे कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला। वेरी गुड। आपके मार्क्स आएँगे तो आप स्कोर कर पाओगे और उसी से कॉलेज मिलेगा। मतलब आपने सिर्फ़ इस बात पे फ़ोकस किया कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा, रैंक जितना भी आएगा, मार्क्स जितने भी आएँगे देखा जाएगा। हाँ सर, वो बात की चीज़ है। अभी जो मैं करंट में कर सकता हूँ, वो मार्क्स इम्प्रूव करना है, स्कोर इम्प्रूव करना है। बाद वे में क्या होगा वो बात की चीज़ है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ अनमोल, आपको आपने मेडिकल फ़ील्ड अपनी आपकी चॉइस थी या आपको किसी ने गाइड किया है या आपके मम्मी-पापा की चॉइस थी? नहीं सर, ये मेरा पर्सनल चॉइस था पूरा। लाइक मुझे ओके, बायो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, ख़ास करके ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना तो मुझे काफ़ी पसंद था। तो ये ओके, मेरी प्योरली पर्सनल चॉइस थी। वेरी गुड। अच्छा, अब जैसे आप मेडिकल फ़ील्ड में आ गए हैं, अभी आप एमबीबीएस कॉलेज में एंटर करोगे, तो आगे का आपका ड्रीम क्या है? मतलब आप क्या करना चाहते हो? सर्जन बनना चाहते हो या मेडिकल फ़ील्ड में रिसर्च में जाना चाहते हो या कोई और आपके ड्रीम्स हैं? सर मैं मेडिकल में रिसर्च में जाना चाहता हूँ, जो बेसिकली हार्मोनल डिसीज़ेज़ जो होते हैं, डायबिटीज़, थायरॉइड, उनके वेरी परमानेंट क्योर, इन सब के बारे में थोड़ा रिसर्च में जानना चाहता हूँ। वेरी गुड। ये सुन के मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं मेडिकल फील्ड में वो डॉक्टर या सर्जन बनना चाहते हैं। बट बड़ी खुशी की बात है कि अनमोल आप रिसर्च में जाना चाहते हैं और उम्मीद है कि एक दिन आप एक इतनी बड़ी रिसर्च करोगे कि पूरी दुनिया में पूरे देश का नाम रोशन होगा, आपके मम्मी-पापा का नाम रोशन होगा और हमारे लिए एक बड़ा प्राइज़, नोबेल प्राइज़ देश में आएगा। यस सर, बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा, ये आपको रिसर्च में जाना है, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मतलब ये आपको कहाँ से आइडिया आया कि मुझे रिसर्च में जाना चाहिए? सर मेरे फ़ादर मुझे हमेशा बताते हैं कि कभी भी पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती है। जो वे इंसान याद रखता है, वो नाम याद रखता है। तो वेरी आज गुड। कितने भी बड़े डॉक्टर हों, उनका नाम नहीं याद रखा जाएगा, लेकिन जो रिसर्च करके गए हैं, उनको हर कोई जानता है, उन्हें हर कोई आज भी मानता है। बिल्कुल, बिल्कुल, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कौन नहीं जानता है। बिल्कुल वही, उन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट रिसर्च करी थी, हर कोई वेरी उन्हें गुड। जानता है। वैसे भी आपके पापा ने बहुत अच्छी बात बोली है और अगर आप अपने पापा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनिटली आप एक दिन कुछ बड़ा कर जाएँगे। जैसे उन्होंने बोला कि पैसा बड़ी चीज़ नहीं है। मैं भी यस, हमेशा कहता हूँ वैल्यूज़ मैटर नॉट वैल्यू। यस सर। आप दुनिया में क्या करके जाएँगे वो मैटर करता है, ना कि आपके पास कितना पैसा वो मैटर करता है। हाँ सर, वही। देखो, अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? सर वो शॉपकीपर हैं, उनका आयरन व स्टील का एक बिज़नेस है, तो वो उसी में उनकी शॉप है। ओके, और मम्मी? सर मम्मी हाउसवाइफ़ है। ओके, आप कितने भाई-बहन हो? सर मेरे एक और भाई है जो मुझसे बड़ा है 2 साल, पर मैं हूँ बस।
ओके। आप 2 भाई हो, वो आपसे बड़ा है और बहन? सर बहन नहीं है। बहन नहीं, 2 भाई हो बस। वो सर क्या कर बस। रहे हैं बड़े भाई? भैया अभी IIT रुड़की में अपनी बीटेक कर रहा है। आईआईटी रुड़की में? हाँ सर। मतलब दोनों ही भाई जीनियस हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अनमोल, अब थोड़ा ना आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताओ। जैसे सबसे पहले तो ये बताओ कि 661 स्कोर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है। इसके पीछे क्या आप स्ट्रेंथ क्या थी आपकी, जिसके कारण आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई कर पाए? तो जो मेन स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि क्लैरिटी थी मेरे पास कि इस पाथ पे चलना है, ये चीजें फॉलो करना है, ये मटेरियल इस्तेमाल करना है, इन बिल्कुल। टीचर्स के लेक्चर देखने हैं। मैं डेविएट नहीं हुआ कभी भी कि 4 टीचर्स के लेक्चर देख रहे हैं, 50 किताबें खोल ली हैं। तो एक डिफाइंड पाथ मैंने बनाया था अपना प्रिपरेशन के पहले कि ऐसे ऐसे करना है, इसी रास्ते पे चलना है। ओके। चीज़ों को मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज करके चलता था कि डेली का टास्क लिखना, उसको पूरा करना, जो रह गए उसको प्रॉपर्ली शिफ्ट करना कि इसको कहाँ पे मैनेज करा जा सकता है, टाइम की वेस्टेज को मिनिमाइज करना। वेरी गुड। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपको क्लैरिटी थी, और हाँ, क्लैरिटी आज के एग्जाम को देखते हुए, आज के कंपटीशन को देखते हुए क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके माइंड में क्लैरिटी होगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगी। हाँ सर। जैसे आपको पेपर में डिसाइड करना होता है विद इन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना। तो ये हम्म, क्लैरिटी आपके वहां भी काम आती है, वहां हाँ सर। रिफ्लेक्ट होती है। तो हम्म। इसका आपको काफी बेनिफिट मिला है। इसके अलावा अगर और कोई आपको ऐसा लगा हो कि आपकी ये पर्सनल स्ट्रेंथ थी, जिसके कारण आप अच्छा स्कोर कर पाए? सर कंसिस्टेंसी मेरी काफ़ी अच्छी थी, लाइक मैं डेली पढ़ता कंसिस्टेंसी, था वेरी गुड। अपने। ये एक अच्छे डॉक्टर का करेक्टर भी है। सर कि डेली का पढ़ना ही अपना फिक्स मतलब है कि सुबह 6 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक जितना अपन कवर कर सकते हैं करना है। उसमें ओके। कोई ऐसा वो नहीं है कि आज नहीं करेंगे कल कर लेते हैं, इस टाइप का कभी नहीं। मतलब आपने कभी भी प्रोक्रास्टिनेशन नहीं किया? हाँ सर, 99% तो मैंने अवॉइड ही किया है। कभी एक आध परसेंट हो जाए तो। वेरी गुड। नहीं, उम्मीद है आप लाइफ में आगे भी ऐसे ही मतलब कंसिस्टेंट रहोगे, और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हाँ सर बस। और कंसिस्टेंसी से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हाँ वही। और उसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको मिला भी है। तो यस। ओके, कंसिस्टेंसी आपका एक कंसिस्टेंसी और ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करना, ये आपका मतलब स्ट्रेंथ आप मानते हैं। अच्छा, जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई कर रहे थे, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर रहे होंगे, तो क्या प्लान आपका रहता था? सर डेली का टास्क तो लिख रहे हैं एक डायरी में कि आज इतना करना है, आज इतना करना है। और साथ ही ओके। साथ फ्यूचर का भी प्रेडिक्शन करना है कि इस महीने में इतना काम हो जाना चाहिए, इस हफ्ते के एंड तक इतना करना है। ओके। तो आपके वेरी पास गुड। एक रिकॉर्ड होता है कि इतना बचा है, इतना नहीं बचा है, ये हो गया है। तो एक आपकी प्लानिंग होती है, क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ये बचा है, इसको मैं ऐसे कर लूंगा, तो ये ऐसे मैनेज हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आपकी प्लानिंग कैसे रहती थी? मतलब आप डेली प्लान करते थे या वीकली, मंथली, मतलब क्या प्लान रहता था आपका? मैं पहले तो डेली का होता था, लेकिन फिर डेली के साथ साथ वीकली और मंथली का माइंड में एक मैप बना लेते थे कि इतने हफ्ते में इतना काम हो जाएगा, इस महीने ओके। में इतना निपटाना है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि 4 वीक में ये चैप्टर अपने हो जाने चाहिए। हाँ फिर सर। वीक वाइज़ फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक में ये होंगे। हाँ। और फिर इस वीक में जो चैप्टर करना है उसको कितने दिन में कितने क्वेश्चन करना है, ऐसा। तो ये और थोड़ा बहुत। प्लानिंग जब तक प्लान नहीं होंगे, आप अगर आप प्लान नहीं करेंगे, आप सक्सेस के लिए प्लान नहीं करेंगे, तो डेफिनिटली आप फेलियर के लिए प्लान कर रहे हैं। हाँ सर वही, लाइक इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आपने उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया तो इतना मैस हो जाता है कि दिमाग पूरा आपका खराब हो जाएगा कि क्या पढ़ूं, क्या ना बिल्कुल। पढ़ूं, कैसे मैं पढ़ूं। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, मैं देखता हूँ कि मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, इंटेलिजेंट भी है, फिर भी हम्म। रह जाते हैं। मम्मी-पापा भी बोलते हैं, दूसरे टीचर्स भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ यार आप क्यों रह गए? लेकिन उनकी जो रियल कमी मिलती है ना, वो मिलती है कि वो प्लान्ड वे में या ऑर्गनाइज्ड वे में पढ़ाई नहीं करते। हाँ सर। ये सबसे बड़ा मेजर रीज़न रहता है उनके फेलियर का। तो ये बहुत अच्छी हम्म। बात बताई, जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको इससे एक सीख मिलेगी कि हमें आगे प्लानिंग के साथ चलना है। और हम्म। प्लानिंग के साथ जब आप चलते हो, तो उससे आप में डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे अपने आप आ जाती हाँ सर, ऑटोमेटिकली वो पीछे पीछे आ ही जाती है आपके साथ। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ आपका इंडिविजुअल स्कोर कितना रहा? सर फिजिक्स में मेरा 160 है, क्या? केमिस्ट्री में 157 और बायो में 344। ओके। अच्छा, आपने पढ़ाई ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन? सर ऑनलाइन करा था, कंप्लीट ऑनलाइन। ऑनलाइन कहाँ से किया था? सर मैंने फिजिक्स और बायोमेंटर से करी थी, और ओके। केमिस्ट्री बीवाइस के यूट्यूब चैनल से। केमिस्ट्री बीवाइज़ के यूट्यूब चैनल से। वेरी हाँ गुड।
आपने केमिस्ट्री में बीवाईस का कोई कोर्स भी लिया था क्या? सर मैंने कृष्णा बैच और केयर टेस्ट सीरीज ली थी। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ आपने कृष्णा बैच से कोई आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला? सर काफी बेनिफिट मिला, तब जो लाइनें आप समझाते थे वो चीजें दिमाग में तो समझ में आ ही जाती थी। साथ में आप सवाल भी बता देते कि ये सवाल बन जाएगा यहाँ से, तो वो भी एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यहाँ से ये पूछ सकते हैं। अच्छा और वो वो तो मैं आपने देखा होगा कृष्णा बैच में मैं कई बार ये बोलता हूँ, हे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ ले वो हाँ, ऐसा वो पेपर में आए हैं नहीं मिला। डायरेक्ट। वो डायरेक्ट आए या नहीं तो आए? हाँ सर बिल्कुल डायरेक्ट आए हैं। सॉलिड ओके। एग्जाम्पल जो आपने करवाए थे वो इस साल भी आया था, सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन तो हाँ, हाँ, मुझे हाँ। तो वो डायरेक्ट वो तो पेपर में हर साल आ ही रहे हैं मतलब सोल्ड एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट एग्जांपल वो तो आ ही रहे हैं। तो हाँ वैसे सर। ग्राफ, डायग्राम या फॉर्मूले भी वगैरह भी डायरेक्ट आते हैं। अच्छा ये बताओ आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी की कितनी इम्पोर्टेंस है? सर मतलब एनसीईआरटी सब कुछ है, जब से एनटीए आया है उसने सारी मॉड्यूल्स को बिल्कुल लात मार दी है। वो कहते हैं एनसीईआरटी पूछूंगा मैं तो जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है वो बन जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। जो मॉड्यूल में अभी भी लगा हुआ है वो ड्रॉप ही करेगा बस वो। ओके। आपका जो फेमस डायलॉग है वो भाई तो, मॉडल पढ़ोगे तो बनोगे फ्लॉप, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो करोगे टॉप। इसमें तो तो, कोई दोहरा ही नहीं। देखो मोड या तो कोचिंग वाले जो हैं वो अपना मॉड्यूल चेंज करें हाँ सर। या बच्चे अपना मॉड्यूल को छोड़ के खुद को चेंज करके एनसीईआरटी पे आए। हाँ सिलेक्शन का सर। पाथ तो रियल पार्ट टू सक्सेस तो एनसीईआरटी है। मैं पहले भी NCERT हो बोलता गया हूँ है। जब तक आप एनसीईआरटी पे नहीं आएंगे तब तक आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। हाँ सर। वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ जैसे आपने तो एनसीईआरटी पे क्वालिफाई किया लेकिन स्टार्टिंग में जो होता है ना जैसे 11th-12th के बच्चे होते हैं उनको ये लगता है या पेरेंट्स को यही लगता है कि कोचिंग वाले जब रिजल्ट दे रहे हैं या कोचिंग वालों ने फोटो लगा रखे हैं तो इनके मॉड्यूल से ही होता होगा। तो आपके साथ ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में मॉड्यूल के चक्कर में फंस गए हो? तो स्टार्टिंग में बहुत हुआ था, मतलब मैंने एनसीईआरटी को तो पैक कर दिया था कि ये तो हाँ, पढ़ना ही नहीं, तो बेकार लो लेवल किताबें हैं, मॉड्यूल पढ़ते रहते थे अपन। लेकिन जब 2021 का पेपर आया और मैंने उसे देखा, एनसीईआरटी से आपने भी दिखाया था कृष्णा हाँ, बैच से क्या है, हाँ, तो वो देख कर समझ गया था कि मॉड्यूल को पैक करो, एनसीईआरटी निकालो, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। वेरी वरना गुड, और फिर 2022 के पेपर में दोबारा प्रूफ हुआ वो सब कुछ। वेरी गुड। अच्छा तो आपने मॉड्यूल को कब छोड़ा और एनसीईआरटी कब उठाई? सर 11th के मिड में आके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत जा रहा हूँ अपना पाथ, तो उसको मैंने करेक्ट 11th के मिड में मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन से शुरू कर दी थी पढ़ना। अच्छा मतलब 11th में ही आपने मॉड्यूल को रख दिया और एनसीईआरटी को उठा लिया हाँ, और बिल्कुल। उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिल गया। अच्छा एक बात बताओ जैसे मैंने मोस्टली ये सुना जो 11th-12th के साथ प्रिपरेशन करते हैं उनका 11th खराब रहता है और फिर वो 12th में 11th-12th दोनों एक साथ करते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ था या आपने 11th में ही आप संभल गए थे? सर 11th में मैं काफी संभल गया, मेरा भाई जैसे आईआईटीएन है, तो मैंने हुँ, उसको देखा था कि कैसे पढ़ता है वो, उसने ही मुझे सिखाया था बहुत कुछ। हुँ, हुँ। तो मैं 11th से काफी सीरियस था इस चीज में कि भाई 11th बिगाड़ना नहीं है, बल्कि 11th ज्यादा फ्री टाइम देती है आपको, आपको बोर्ड के लिए भी नहीं जाना और आपको अभी आप फ्री भी हो। ओके। तो उस टाइम में मुझे 11th में काफी फ्री टाइम मिलता था, तो मैंने काफी कुछ उसमें सही कर लिया था अपना। अच्छा मतलब 11th जो मेरी। फ्रेशर बच्चे हैं अगर वो 11th को अपना स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे, बेसिक क्लियर करके रखेंगे डेफिनिटली 12th में प्रेशर कम रहेगा। हाँ सर बहुत उसका कम बेनिफिट रहता है। आपको एग्जाम में मिल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। वेरी गुड ये बहुत अच्छा मैसेज आपने फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए दिया है। और एक इसके अलावा जैसे आप केयर टेस्ट सीरीज के बारे में अपना केमिस्ट्री का बात कर रहे थे। तो हाँ सर। केयर टेस्ट सीरीज जब आप करते थे तो क्या आपने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए थे? हाँ सर सारे टेस्ट किए, जितने भी आप 2 टेस्ट देते थे हर चैप्टर के, तो सारे किए थे। हर चैप्टर के 2-2 टेस्ट भी किए आपने? हाँ सर सारे किए थे। वेरी नए गुड और और मैं पुराने। जो वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ वो देखे थे? सर उसमें जो डाउट क्वेश्चन थे और जो गलत हो जाते थे वो मैं सारे देखता था, लेकिन आप जो पीडीएफ सॉल्यूशन की पीडीएफ देते थे वो मैं सारी पढ़ता था। अच्छा आपने सॉल्यूशन की पीडीएफ तो पूरा पढ़ लिया और जो हाँ अपनी वो डाउट आया उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लिया। पूरी सॉल्यूशन देख लिया। तो पीडीएफ पढ़ने से कुछ बेनिफिट हुआ आपको? जो सॉल्यूशन के हाँ पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ उससे बेनिफिट होता है? हाँ सर, उससे कुछ एडिशनल पॉइंट जो आप बताते हो जो हम लोग मिस कर देते हैं कई बार। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट कई बार लिख देता हूँ येलो पेन से कि आ सकता है ये एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन के साथ कवर करता हूँ। हाँ सर वही, तो तो वो भी आपने पता उन चल पॉइंट्स जाता के है। साथ आपने क्या किया? पढ़े या अलग से लिखे? सर अलग से लिखे उनको व्हाइट पेज पे कि ये पॉइंट मेरे छूट गए, उन्हें एनसीईआरटी में भी हाईलाइट करा, अलग से भी लिख के दिमाग में फिट करा कि भाई ये छूटने नहीं चाहिए, अभी छूट ठीक है, गए तो कोई बात नहीं, अब नहीं छूटने चाहिए। ओके। और
आपने मेजर टेस्ट जो अपने होते हैं, जिनमें मैं सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाता हूँ, तो उनके भी वीडियो सॉल्यूशन देखे या ओनली पीडीएफ ही पढ़े या ऐसे ही किया था? सर सेम जैसे इसमें किया था केयर टेस्ट सीरीज में, पहले जो डाउट आए, जो छूट गए वो देख लिए और पीडीएफ सॉल्यूशन पढ़ लिए सबके। ओके, वेरी गुड। फिर ओके। थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट ज़्यादा रह जाते हैं तो उतना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप वीडियो नहीं, नहीं, सॉल्यूशन। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो मैं जो अपना वीडियो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, वो इसलिए है कि किसी बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट आ सकता है, किसी को 50th क्वेश्चन में डाउट आ सकता है। लेकिन मुझे उस सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो लगभग मेरा वीडियो सॉल्यूशन 1.5 से 2 घंटे का चला जाता है। हाँ सर, तो आप हर बोल बच्चे के पास इतना टाइम होता भी नहीं है और मैं बोलता भी हूँ वीडियो पे कि आप हुँ, ओनली वो क्वेश्चंस देख लो कि जो आपके रॉन्ग हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट है या जिसमें आपको डाउट है। हुँ। तो होना भी यही चाहिए कि आप ओनली वो इम्पोर्टेंट वाला देखें। हाँ, फिर हाँ। इसके बाद अच्छा केयर टेस्ट सीरीज़ में आपके मार्क्स कितने आते थे? सर केमिस्ट्री में जनरली 150 से लेकर 160 के बीच में। और नीट का कितना स्कोर बताया था आपने? सर 157। 157 यानी जो एवरेज आपका केयर टेस्ट सीरीज़ का रहा वही नीट में रिफ्लेक्ट हो गया। हुँ, बिल्कुल। तो केयर टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं कि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं सर आप ये और अच्छा कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए? सर मतलब मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं, सारा उसमें एकदम परफेक्ट है, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, टेस्ट मिल रहे हैं, ओके, तो कोई मुझे तो ऐसा नहीं लगा कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो अपने आप में परफेक्ट चीज़ है। ओके, ओके। अच्छा ये बताओ आप टेस्ट ऑनलाइन अटेम्प्ट करते थे या डाउनलोड प्रिंट निकाल के कैसे अटेम्प्ट करते थे? सो उसमें एक्चुअली पीडीएफ का ऑप्शन नहीं था केयर टेस्ट सीरीज़ में, तो वो मुझे ऑनलाइन ही अटेम्प्ट करनी होती थी। मेजर टेस्ट का तो मैंने पीडीएफ आपको दिया था। सर मेजर टेस्ट का आपने केयर टेस्ट सीरीज़ में शायद से दिया था मुझे मैंने मेजर मेजर टेस्ट का दिया था सबको। अच्छा सर या आपने मुझे ध्यान शायद नहीं दिया लगा। होगा। हाँ, सर मैंने ऑनलाइन ही कर लिए थे सारे। कोई बात नहीं, वो तो हो गया। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। हाँ सर, फाइनली सब सही है। ठीक है। अच्छा जो आपने पीसीबी की भी टेस्ट सीरीज़ करी होगी वो कहाँ से करी? सर पीसीबी की जो फिज़िक्स और बायो थे, मतलब जो कंप्लीट नीट का पेपर एक साथ आता है, वो मैंने अपनी कोचिंग से ही करा था। बायोमेट्र से ही किया था। हाँ, सैटरडे को हमारा टेस्ट होता था, वहाँ से मैं करता था। ओके। अच्छा बायोमेट्र से जब आप टेस्ट कर रहे थे आपने उनको ऑनलाइन किया या उनके भी प्रिंट डाउनलोड करके करते थे? सर ऑनलाइन ही करना होता है हम लोगों को, हमें पीडीएफ मिलती पेपर के बाद थी वो, पेपर के बाद ही मिलती थी। बाद में मिलती थी, हम लोग को वो ऑनलाइन ही करना पड़ता था। ठीक है, वेरी बट गुड। मैं ओएमआर भरता था ज़रूर साथ-साथ में अपनी ओएमआर साथ-साथ प्रैक्टिस। भरते थे। हुँ। तो अच्छा एक आपने सिर्फ़ बायोमेंटर और बीवाइज़ क्लासेस को फ़ॉलो किया। हाँ सर, बस। आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, ऑफलाइन कर दूँ या किसी और की टेस्ट सीरीज़ कर दूँ या किसी और को फ़ॉलो कर दूँ, ऐसा दिमाग में नहीं आया? नहीं सर, कभी इतना टाइम भी नहीं मिलता था और फिर खुद पे ट्रस्ट रखना ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है। तो क्योंकि ऐसे फिर यहाँ पे जैसे मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या इवन पेरेंट्स भी क्या करते हैं बच्चे को, भाई किसी का कोई सस्ता कोर्स आ रहा है या कोई किसी की टेस्ट सीरीज़ आ रही है, किसी का फ्री का मटेरियल आ रहा है टेलीग्राम पे, तो वो उनको बोलते हैं ये भी करो। तो ये सही है? नहीं सर, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो लोग करते हैं, इससे टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा है और आउटपुट मिनिमम है बिल्कुल, ना के बराबर ही। ओके, तो यहाँ पे आपका सजेशन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा? क्या करना चाहिए उनको? तो यही कि आप डिफाइन कर लो एक बार चीज़ों को अपनी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हुँ, डिफाइंड रास्ता होना चाहिए कि यहाँ से केमिस्ट्री पढ़ना है, यहाँ से बायो पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आप भागोगे कि ये नया मटेरियल आ गया इसको कर लेते हैं, ये बैच आ गया ये ले लेते हैं, तो अगले साल भी आप वही करोगे, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। वेरी गुड। तो ये तो आपने बहुत सही बात बताई है क्योंकि मतलब मैं भी फर्स्ट स्टूडेंट ऐसा देख रहा हूँ कि जो सिर्फ़ 2 कोचिंग कि बायोमेंटर से फिज़िक्स और बायो कर लिया और केमिस्ट्री सिर्फ़ बी-वाइज से। मतलब बहुत रेयर होता है, बहुत बच्चे कम मतलब नहीं तो कोई चलो ठीक है 2 कोचिंग से इनसे लेक्चर देख लिए, टेस्ट सीरीज़ किसी और की कर रहे हैं, ऑनलाइन किसी और की कर रहे हैं, ऑफलाइन किसी और की कर रहे हैं। तो ऐसे में वो फँस जाते हैं, फिर वो बार-बार ड्रॉप करते रहते हैं। तो आप हाँ, बिल्कुल फ़ोकस्ड थे, अर्जुन की तरह आपका निशाना बिल्कुल आँख पे था, यस, इसलिए आपको बेनिफिट भी मिला है। तो ये हाँ, बच्चों को समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी आई थिंक ये समझना चाहिए। हाँ सर वही कि आप एक डिफाइंड रास्ता होना चाहिए वरना फिर आप भटकते रहोगे। बिल्कुल। अच्छा इसके अलावा कोई और आपका सजेशन ऐसा कि जो बच्चों की हेल्प कर सके, पर्सनल गाइडेंस आपकी तरफ से? सर बेसिकली यही है कि आप अपना एनवायरनमेंट काफ़ी सही रखें आप। आस-पास अपने पढ़ने वाले बच्चों से बातें करें, उनका ग्रुप बनाएँ, वहाँ पे डिस्कशन करें और पूरे टाइम आपके दिमाग में एक रहे कि हाँ, ये एग्ज़ाम है, इसको निकालना है पहली बार में और आगे निकलना है, बस। ये आपका एक फिक्स रहना चाहिए।
अच्छा, अच्छा थोड़ा-सा ना आप मुझे ये भी बताओ कि आपका जो शेड्यूल रहता था डेली का मतलब एक्टिविटी में क्या-क्या रहेगा? जैसे पढ़ाई तो आपने करी है ओबीसी की आप कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। इसके हुँ। अलावा कोई और मूवी देखना, गेम खेलना, मोबाइल चलाना, वेब सीरीज़ देखना या योगा, मेडिटेशन, बुक रीडिंग ऐसा कोई हैबिट आपकी? सर मेरा डेली 1 घंटा जिम का एक हैबिट था जो मेरे पापा ने मुझसे बोला था कि तुम 1 घंटा जिम करो, तो उससे माइंड एकदम फ्रेश हो जाता था। बॉडी और माइंड दोनों एकदम फ्रेश हो जाते थे सारे। वेरी गुड मतलब हेल्थ इज़ फर्स्ट। हाँ सर, बिल्कुल। अगर आपका वेरी गुड। माइंड ब्लॉक हो चुका है पढ़ते-पढ़ते तो कोई फ़ायदा नहीं है आगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे भी कोई भी डॉक्टर है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का कैरेक्टर चाहिए और डॉक्टर का फर्स्ट कैरेक्टर है हेल्थ कॉन्शियस। हाँ सर, खुद ही की हेल्थ खराब है तो आप कैसे फिर आगे करोगे? बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपके टेस्ट में मार्क्स कितने आते होंगे? मतलब जैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट करते थे जब अपने कोचिंग का, पीसीबी हाँ, वाले टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जी तो सर। उसमें कितने मार्क्स आपके आ जाते थे? सर 560 से 580 के बीच में। 560 से 580 के बीच में और आपने 661 तक इम्प्रूव किया है। यस। कैसे भाई? सर उस समय ये रहता था कि जो बायो का पेपर होता था वो थोड़ा-सा आउट ऑफ सिलेबस कई बार चला जाता था। तो ओके, उस समय मैं एकदम इग्नोर कर दिया करता था स्कोर को, लेकिन जब हमारा पेपर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हुआ, तो मेरा ओ स्कोर ड्रास्टिकली एकदम से इम्प्रूव कर गया उस समय। वेरी गुड मतलब आपने बाहर से जो आया उसको हाँ, मतलब फ़ोकस नहीं किया। आपने हाँ, एनसीईआरटी पे ही फ़ोकस रखा और मार्क्स को भी कभी भाव नहीं दिया कि ठीक है, जितना आ रहा है हाँ, मेरे को प्रैक्टिस करना है। हाँ, बस गलतियाँ जैसे सुधारना मेन चीज़ है एक। एक चीज़ ये देखी है, एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले बच्चों को ये लगने लग जाता है यार मेरा क्वालीफाई मैं नहीं कर पाऊँगा। आपके साथ आई थी कोई ऐसी सिचुएशन? सर बिल्कुल आई थी मतलब एक समय पे आगे लग रहा था कि अगले साल देखेंगे, इस साल तो मुश्किल लग रहा है। तो उस इस सिचुएशन में आपने क्या किया? सर उस सिचुएशन में मैंने अपने पुराने रिकॉर्ड को देखा कि मैंने 2 साल इतने लगाए हैं अपने, मेरे पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ इस साल रिज़ल्ट, मैं भी खुद से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे मौका दिया गया है पूरा अपने आप को प्रूव करने का, पर अब मैं पीछे भाग रहा हूँ। तो ये नहीं करना है, अपने पास जो अवेलेबल इतना टाइम बचा है, वो पूरा लगा देंगे, फिर एंड में जो होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो तो होना ही है फिर जो होगा। उसे वेरी अपन कुछ नहीं कर सकते उस ओके मतलब फिर नेगेटिविटी नहीं आई बार-बार मतलब एग्ज़ाम से जस्ट पहले भी जैसे मैंने ये देखा कि 1 वीक पहले एग्ज़ाम से 1 वीक पहले या 2 वीक पहले या 2 दिन पहले बच्चे के साथ एंग्ज़ायटी होने लगती है, हाथ-पाँव फूलने लगता है। बच्चे मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं, "मैं तो एग्ज़ाम ही नहीं दे रहा हूँ।" आपके साथ हुआ था ऐसा? सर हुआ था बट उसका एक मेन जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अगर पूरे दिन पढ़ोगे तो आपको खुद पे बिलीव आने लगेगा कि भाई सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है और मेरा स्कोर भी इम्प्रूव हो रहा है। अगर आप पढ़ने की बजाय केवल एंग्जायटी पालते रहोगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपको पढ़ना तो तब भी पड़ेगा एंड में। ओके। अच्छा आपने सिलेबस कब तक कंप्लीट कर दिया था फिर? सर मेरा सिलेबस हो गया था बोर्ड एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, तो लाइक अब अपना फरवरी के टाइम तक। फरवरी आपके बोर्ड एग्ज़ाम मार्च में थे? हाँ सर, मार्च में थे तो फ़ेब बोर्ड। तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सर तो बोर्ड एग्ज़ाम पे आपने फ़ोकस किया था? सर बोर्ड एग्ज़ाम पे जो हमें गैप मिलते थे 5-5 डेज़ के, हुँ। बस उसमें मैंने फ़ोकस किया था, बस उतना करा मैंने और बोर्ड मेरे निकल गए थे काफ़ी। और कितना परसेंट स्कोर आया? सर 93%। वेरी गुड यार। तो जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, इस बार नीट 2024 एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका स्पेशल गाइडेंस कि बोर्ड को कैसे मैनेज करना है? सर बोर्ड के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, आप लाइक अपना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो को टिप्स पे रखें और जो आपको आखिरी का अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप आखिरी के 10 दिनों में प्रिपरेशन कर सकते हैं इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन की। ओके, उसमें क्या करना होता है? मतलब ट्यूशन लगाए बच्चा या जैसे बोर्ड आपने बोल दिया कि बोर्ड एग्ज़ाम से जस्ट पहले या बोर्ड एग्ज़ाम के बीच में जो आपको टाइम मिलता है, उस टाइम प्रिपरेशन करे। तो उसमें ट्यूशन लगाना चाहिए या सेल्फ स्टडी करे या बोर्ड के प्रीवियस ईयर करे, क्या करना चाहिए? सर सेल्फ स्टडी करें आप और बोर्ड के प्रीवियस ईयर करें। लाइक मैंने बोर्ड के प्रीवियस ईयर करे थे और मेरे उससे काफ़ी फ़ायदे मिल गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे पेपर में। ठीक है। अच्छा फिर बोर्ड एग्ज़ाम के बाद क्या किया था आपने? सर बोर्ड एग्ज़ाम के बाद तुरंत फिर अपन दोबारा नीट की तैयारी में लग गए थे। 1 आध ओनली दिन का ब्रेक लिया। हाँ, फिर नीट की ओनली तैयारी मेजर में टेस्ट किए होंगे उस टाइम तो। हाँ, सर उस टाइम पे तो कितने सिलेबस खत्म हो चुका था। कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे आपने? सर मैंने 18 करे थे कम से कम, आपने 20 दिए थे उसमें से 18 हो गए थे मेरे। 18 टेस्ट कर लिए थे हाँ सर। और उनमें एवरेज कितना स्कोर रहा था? सर इतना ही था, कभी 160 कभी अगर पेपर आसान है तो 170 भी क्रॉस कर गया। अच्छा, अच्छा, ओके। मतलब मेजर टेस्ट जो बी-वाइज़ का था हाँ सर। और जो पीसीबी का आपकी कोचिंग का जो मेजर टेस्ट था उसमें क्या रहा?
फिर लास्ट 650 तक आने लग गए थे मेरे 650, 650 तक 610 आने लगे जब आपकी कोचिंग ने एनसीईआरटी पे फोकस किया, पूरा। तो वहां से फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हाँ सर। ओके। अच्छा, आपके अब इसके अलावा कोई और आपका पर्सनल सजेशन, आई थिंक मैंने तो सारे क्वेश्चन जो बच्चों के डाउट आ सकते हैं वो पूछ लिए हैं। फिर भी कोई अच्छा, अगर आपका पॉइंट रहता है तो आप बता सकते हो। सर यही है कि आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसका पूरा इस्तेमाल करें और अपने हर एक-एक सेकंड को प्रिपरेशन में लगाएँ। ज़्यादा सोचें ना कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे वही होगा जो आप अभी कर रहे हैं। हाँ, आपने प्रेज़ेंट सुधार लिया तो आपका फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। ओके। मतलब मैंने जो नोटिस किया पूरे इंटरव्यू में, आपने एक पॉइंट बोली कि बी इन प्रेजेंट हाँ एंड सर। फोकस ऑन योर एम। हाँ, मतलब मुझे ये समझ में आया है आपकी बातों से। मुझे जो पर्सनली मैंने आपको साइकोलॉजिकली रीड किया है कि आप है ना पर अपने प्रेजेंट में रहे हो और एग्ज़ाम अपने टारगेट पे फ़ोकस्ड रहे हो। हाँ सर। जैसे एक बात और मुझे आपसे पूछना था, जैसे टेस्ट से पहले बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। क्या आप भी टेस्ट से पहले प्रिपरेशन करते थे? सर रिवाइज़ मैं कभी नहीं करता था। जैसे आपने भी बताया था अपनी वीडियोज़ में, आप बताते रहते थे कि हाँ, टेस्ट में कभी भी रिवाइज़ नहीं करना है। तो मैं वही करता था और उसका फ़ायदा ये था, एक समय पे आके मेरे दोस्त जो टेस्ट से पहले 2 दिन पहले रिवाइज़ कर रहे थे, उनका स्कोर मुझसे कम आता था, जबकि मैं बिना रिवाइज़ करे जाता था। हाँ। तो वो फ़ायदा मिलने लगा था आपको, चीज़ें अपने आप याद होने लग गई थी, जो क्योंकि टेस्ट के बाद आप रिवाइज़ मतलब जो करो टेस्ट फ़ायदा से होता पहले टेस्ट का रिवाइज़ करके जो आपसे अच्छा स्कोर कर रहे थे, तो लास्ट में आते-आते आप उनसे आगे निकल गए बिना टेस्ट का है। रिवीजन किए। हाँ, सर वही। वेरी गुड यार, ये तो बहुत अच्छा मैसेज है। मैं तो बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर टेस्ट के लिए रिवाइज़ नहीं करोगे ना, आपकी हैबिट बन जाएगी। आपका ब्रेन अपने आप याद करेगा, हाँ, सर वही, आपको फिर रिकॉल पेपर में करने भी की याद आएगा। आदत है। ठीक है, वेरी गुड। तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू अपना ये रहा। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर लिए हैं, जितने बच्चों के डाउट रहते हैं और आपने भी 12th के लेवल पे या जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए भी आपके पॉइंट है, जैसे एग्ज़ाम से पहले नहीं पढ़ना, फ़ोकस्ड हुँ, होकर के पढ़ाई करना और जितना करो अच्छे से करो, प्लानिंग के साथ करो, एनसीईआरटी फ़ोकस्ड रहो, ज़्यादा इधर-उधर मत भागो, अपनी कोचिंग जो भी जिसको भी फ़ॉलो कर रहे हो, एक कम उसको फ़ॉलो करो। तो हाँ सर। ये मतलब मैंने जितने भी इंटरव्यू आज तक किए हैं, आपके पॉइंट ये मुझे सबसे अलग लगे, जो पॉइंट हुँ, मैंने अभी कवर किए। तो काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए इंटरव्यू। तो थैंक्स भाई अनमोल। लास्ट थैंक में यू। उम्मीद करते हैं कि आपसे कि आप और मेहनत करोगे और आगे बढ़ोगे और साथ में भगवान से दुआ भी करते हैं कि एक दिन आप नोबेल प्राइज़ लेके आओगे और एक दिन हम फिर बैठ के फिर इंटरव्यू करेंगे और पूरी दुनिया देखेगी। यस सर, बिल्कुल मुझे भी काफ़ी इंतज़ार है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेहनत करते रहो, मैं आपको आगे के लिए गाइड भी करूँगा। मैं बच्चों को जो क्वालीफाई करते हैं, उनसे जुड़ा रहता हूँ, बुक्स वगैरह उनको बताता हूँ। तो बुक्स मैं आपको बताऊँगा, कुछ बुक्स जो आपकी रिसर्च में जाने में भी हेल्प करेगी। कुछ बुक्स यस, ऐसी मेडिटेशन की या अदर बुक्स जो आपका फ़ोकस और बढ़ाएगी। वो बुक्स मैं आपको बिल्कुल। रिकमेंड करूँगा, तो आप जुड़े रहेंगे हम लोग, ठीक है? और यस कोई सर, मैसेज बिल्कुल। लास्ट में आप कुछ बोलना चाहते हैं फ्यूचर डॉक्टर को? नहीं सर, बस आप लगे रहिए और आप डेडिकेटेड रहिए, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करिए। वो आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और ये जो मेडिकोज़ घूमते रहते हैं, उनको इग्नोर करें। ये बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। वेरी गुड। नहीं, ये सही पॉइंट है। मतलब आप आपने मेरे को सबसे अच्छा आपका यही लगा कि भई ये 2 कोचिंग है, बायोमेंटर और बीवाइज़, मैं इनके अलावा और कहीं नहीं जाऊँगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ सर। ठीक ठीक है अनमोल भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू और खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो। और जैसे आज आपने अपने ग्वालियर का नाम रोशन किया, मम्मी-पापा का नाम रोशन किया है, अपने टीचर का नाम रोशन किया है, आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करो और ह्यूमैनिटी के लिए अपनी सर्विस दो। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू।